बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। तो सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली मिले जुले मौसम का रुझान। शहर से आज बारिश बरसाने वाला सिस्टम इख्तिताम पजीर हो जाएगा और मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। मजीद मौसम का अहवाल जानेंगे कोमल असलम से। कोमल, बताइए क्या कहा जा रहा है माहिरीन की जानिब से। शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सूरज और बादल का हसीन इम्तजाज देखने में नजर आ रहा है। ठंडी हवाएं भी चल रही है और हवाओं का मुझे जो अंदाज़ है बहुत ही मुख्तलिफ सा महसूस हो रहा है और ये सर्दियों की आमद का सिलसिला भी महसूस किया जा रहा है। सूरज ने किरणें भी बिखेरी है, चिलमिलाती किरणें जो है वो हर सू अपनी जो है वो खूबसूरत सी रोशनी बिखेर रही हैं और एक खूबसूरत सा निखार लाहौर के बागों में मौजूद रंग बिरंगे फूलों में देखने में नज़र आ रहा है। यानी कि आज जो है लाहौर बहुत ही खूबसूरत सा मंजर पेश कर रहा है। इसी तरीके से दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में कम से कम दर्जा हरारत जो है तकरीबन 23 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री तक जाएगा और मौसम आज इसी तरह से खुशगवार रहने वाले हैं जैसा बताया जा रहा है। यानी कि आज शहरों की छुट्टी जो है वो काफ़ी इंजॉय वाली गुजरने वाली है। इसी तरीके से बात की जाए लाहौर में बारिश बरसाने वाले सिस्टम के हवाले से तो माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि बारिश बरसाने वाला ये सिस्टम जो है आज लाहौर से इख्तिताम पजीर हो जाएगा, जो कि लाहौर में मौसम में तब्दीली का बहुत बड़ा किरदार निभाता हुआ जो है वो लाहौर से इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में अगर फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करें तो AQI की मजमूई शरह जो है वो 137 के साथ लाहौर मुतदरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर देखा जा रहा है। बदलते मौसम के इम्तजाज जो है वो तो हसीन तो लग ही रही हैं, वहीं इसके मनफी असरात जो है। कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि बारिश के बाद निकासी आपकी नाकिस सूरत हाल। वॉल्टन रोड नाला ओवरफ्लो हो गया। अरसे दराज से वॉल्टन रोड नाले की सफाई न होने के बायस नाला ओवरफ्लो हो गया। बर वक्त बारिश से निमटने के इंतजामात न होने पर वॉल्टन रोड बारिश के पानी में डूब गया। वॉल्टन रोड पर पड़े गहरे गड्ढों में जमा पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हो गई है। मजीद वहाँ पर क्या सूरत हाल है, शहरी क्या शिकवे शिकायत कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे रुमेल इलियास वहाँ पर हैं, उनसे जानेंगे। रुमेल, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाल्टन रोड पर, जहाँ पर बारिश के बाद इंतहाई अबतर सूरत हाल है। वाल्टन रोड पर मौजूद जो गंदा नाला है वो बारिश के पानी से भर चुका है और जो बारिश का पानी गंदे नाले में जमा है वो अब नाले से निकलकर बाहर सड़क पर जमा हो रहा है, जिसके बाद न सिर्फ ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासर है बल्कि वाल्टन रोड और अतराफ के जो इलाके हैं वहाँ के जो मकीन है उनकी जो ज़िंदगी है वो भी अजीरन बन चुकी है और निज़ाम ज़िंदगी यहाँ पर बिल्कुल मफलूज होकर रह चुका है। मैं अपने कैमरामैन मकसूद भट्ट से कहूँगा कि वो आपको दिखाएगा कि किस तरह से जो वाल्टन का जो गंदा नाला है उसमें से पानी निकल कर जो है वो बाहर आ रहा है और ना सिर्फ बारिशी पानी बाहर आ रहा है बल्कि जो सीवरेज का पानी है वो भी इस बारिशी पानी के साथ मिलकर यहाँ पर गंदगी और गलाजत फैलाने का इस वक्त बाइस बना हुआ है और यहाँ पर सांस लेना भी मुहाल है। जो ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है उसको शदीद मुश्किलात का सामना है। गहरे खड्डे हैं इस रोड पर और उनमें जो जमा बारिश का पानी है उसके बाद इस ट्रैफिक पर सफ़र करना जो है वो किसी ख़तरे से कम नहीं रहा है और यहाँ के जो शहरी हैं वो शिकवा कर रहे हैं कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद जो कंटोनमेंट बोर्ड इंतज़ामिया है वो इस गंदे नाले की कई अरसा से सफाई जो है वो नहीं कर सकी और जब भी बारिश होती है तो नकासी आपकी नाकस सूरत हाल के बायस वाल्टन रोड पर सफ़र करने वालों को और यहाँ के रिहायशियों को इसी तरह की सूरत हाल का सामना जो है वो करना पड़ता है। शहरी ये शिकवा कर रहे हैं कि जब भी बारिश होती है तो जो वाल्टन और अतराफ के जो रिहायशी हैं उन्हें वाल्टन रोड से गुजरते हुए अजियतनाक मसाइल का जो सामना रहता है। सुबह होने वाली बारिश का पानी भी जो है वो ताहाल सड़कों पर जमा है और इतनी अबतर सूरत हाल के बाद भी हमें यहाँ कंटोनमेंट बोर्ड इंतज़ामिया का कोई भी अहलकार नज़र नहीं आ रहा है जो कि कोशिश भी करते हों इस नकासी आपको यकीनी बनाने की। मगर जो रुमेल, ये बताइएगा कि इंतजामिया का कोई नुमाइंदा वहां पहुंच नहीं पा रहा, लेकिन अगर वो यहां से गुजरते भी होंगे तो उनको सूरत हाल तो वाज़ेह तौर पर नजर आती होगी, क्या फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया? मीडिया पर भी ये जो खबर है हाईलाइट की गई है, उसके बाद भी इंतजामिया क्या अभी तक हरकत में नहीं आई? जी बिल्कुल, इंतज़ामिया बिल्कुल हरकत में नहीं आ रही है। अगर महीनों की नहीं बात है, ये कई सालों से वाल्टन रोड की जो है वो यही सूरत हाल है। यहाँ के रिहायशी शिकवा कर रहे हैं कि हम मुतादिद बार शिकायत लेकर जा चुके हैं कंटोनमेंट बोर्ड इंतज़ामिया के ऑफिस में और वहाँ पर जो अफसरान हैं, जो
आला हुकाम है उनसे भी हमने जो है वो बात की है, उनको दरख्वास्तें दी हैं वाल्टन रोड के सीवरेज मसाइल के हवाले से, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब भी शहरियों का कहना है कि जब भी बारिश का मौसम होता है तो जो यहाँ के रिहायशी हैं वो कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस जाते हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। और जो नाले की सफाई जो है वो अरसा दराज से नहीं की गई है। नाले की सफाई के लिए भी यहाँ के रिहायशियों ने मुतादिद बार कैंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया से राब्ता किया है, मगर जो कैंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया उसकी जानिब से कई माह हो चुके हैं इस नाले की सफाई नहीं की गई है, जिसके बाद मुसलसल 3 रोज़ होने वाली बारिश के बाद अब जो नाला है वो ओवरफ्लो हो चुका है, बिल्कुल ब्लॉक हो चुका हुआ है ये नाला। और इस नाले के साथ साथ जो कैंटोनमेंट बोर्ड और वाल्टन के जो रिहायशी हैं उनके सीवरेज जो सिस्टम है वो भी इसी नाले के साथ मुंसलिक है। तो जहां यहाँ पर बारिश का पानी जमा है तो वहीं जो लोगों के घरेलू सीवरेज सिस्टम है वो भी इसी नाले में आकर गिरते हैं। तो लोगों के जो घरेलू सीवरेज निज़ाम है वो भी इस वक्त ब्लॉक हो चुके हैं, गलियों में पानी जमा है, लोगों के घरों में वाशरूमों में पानी जमा है। वाल्टन रोड पर जो है वो इस वक्त पानी जमा है, बिल्कुल डूब चुका है वाल्टन रोड बारिश के पानी में। मगर के बावजूद मसला जूं का तू है। बहुत शुक्रिया रुमेल, आपने आगाह किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, डेंगू के वार मुसलसल जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के मजीद 42 नए मरीज सामने आए, जबकि हस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद भी 42 तक जा पहुंची है। शहर में डेंगू की क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे अजमत अवान से जानते हैं। अजमत, आगाह कीजिए। शहर लाहौर में डेंगू के वार मसलसल जारी हैं। आज भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में डेंगू के मज़ीद 42 जो नए मरीज़ हैं वो सामने आ गए हैं, जबकि हस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद भी जो है वो लाहौर के अंदर 42 तक जहाँ पहुँची है, जिनमें 27 के करीब अफराद सरकारी हस्पतालों में, जबकि 17 के करीब अफराद निजी हस्पतालों में डेंगू बुखार से ज़ेर इलाज। और इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर लाहौर के 1295 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ, जिसे महकमा सेहत की टीमों ने तल्फ कर दिया। और तिब्बी माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इन बारिशों के बाद डेंगू के केसेस में इजाफा होगा और 15 नवंबर तक तिब्बी माहिरीन ने इंतहाई जो है वो डेंगू के लिए अहम जो दिन है वो करार दिए हैं। उनकी जानिब से कहा गया जब शदीद सर्दी आएगी जो ये डेंगू मच्छर है अपनी मौत खुद मर जाएगा, लेकिन तब तक शहरियों को सख्त जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहनने चाहिए और मच्छरमा लोशन का इस्तेमाल लाजमी जो है वो करना चाहिए। और तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अगर शहरियों ने एहतियात ना की तो खुदा ना खास्ता ना सिर्फ उन्हें डेंगू से बुखार हो सकता है, बल्कि जो डेंगू मच्छर है वो उनकी कीमती जो ज़िंदगी है वो भी निकल सकता है। अजमत अवान, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको अपडेट करें, मुसाफिर गाड़ियां ताहाल ताखीर का शिकार। कराची से लाहौर आने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार। कराची से लाहौर आने वाली लग्जरी ट्रेन ग्रीन 1.5 घंटा लेट है, जबकि कराची से आने वाली तेजगाम एक्सप्रेस 2.5 घंटे ताखीर का शिकार हो गई है। कराची से लाहौर आने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 4.5 घंटे ताखीर का शिकार हो चुकी है, जबकि कराची एक्सप्रेस 1.5 घंटा लेट हो गई है। कराची से आने वाली शालीमार एक्सप्रेस 2.25 घंटे ताखीर का शिकार है, जबकि जाफर एक्सप्रेस भी 1 घंटा, फरीद एक्सप्रेस 2.5 घंटे ताखीर का शिकार है। कराची से लाहौर आने वाली कराक्रम एक्सप्रेस भी लेट है। कराक्रम एक्सप्रेस 4.5 घंटे ताखीर का शिकार हो चुकी है। मुसाफिर गाड़ियां ताहाल ताखीर का शिकार हैं। कराची से लाहौर आने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार हो गई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद मौजूद हैं। सईद, बताइएगा क्या वजूहात हैं, ट्रेनें क्यों लेट हो रही हैं? जी बिल्कुल, रेलवे ट्रेन सिस्टम के अंदर बोगियों की जो कमी है और इसके साथ रेलवे हकाम की जो नाक़िस अमली है कि रोज़ाना की बुनियाद पर भी ट्रेनें हैं वो ताखीर का शिकार हो रही हैं। आज भी कराची से लाहौर आने वाली जो खैबर मेल है वो 2 घंटे की ताखीर का शिकार है बताई जा रही है। VVIP ट्रेन ग्रीन लाइन जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे ताखीर का शिकार है। कराची से आने वाली तेजगाम एक्सप्रेस है वो 2.5 घंटे, जबकि कराची से लाहौर आने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो 4.5 घंटे ताखीर का शिकार है बताई जा रही है। रेलवे इंक्वायरी के मुताबिक कराची एक्सप्रेस है वो 1.5 घंटा, जबकि शालीमार एक्सप्रेस है वो 2.25 घंटे का शिकार रही, जबकि कोयटा से आने वाली जाफर एक्सप्रेस है वो 1 घंटा, फ्रीज एक्सप्रेस 2.5 घंटे, जबकि कराकरा एक्सप्रेस है वो 4.5 घंटे की तारीख का शिकार है वो बताई जा रही है। जी सईद, आपका बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए किसको क्या करना है और कौन कितने बंदे लाएगा? साबिक अरकान सूबाई असम्बली, साबिक चेयरमैन और काउंसलर्स की कारकर्दगी की रिपोर्ट मुरतब होगी।
मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ की वतन वापसी पर कामयाब पावर शो के लिए लाहौर के हर सूबाई हलके में कोऑर्डिनेटर नामजद करने का भी फैसला। मजीद तैयारियों का अहवाल जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, मुस्लिम लीग नून लाहौर ने 21 अक्टूबर के लिए कामयाब पावर शो के हवाले से लाहौर शहर के तमाम 30 सूबाई हलकों में जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो नामजद कर दिए हैं। आपको बताएं कि कोऑर्डिनेटर्स करेंगे क्या। कोऑर्डिनेटर्स ना सिर्फ साबिक अरकाने सूबाई असम्बली बल्कि साबिक यूनियन कौंसिल के जो चेयरमैन हैं उनको और वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स और तमाम जो दाड़ेबंदियाँ हैं उनको फ़ाल करने के हवाले से किरदार अदा करेंगे। आपको बताएं कि इस हवाले से जामे रिपोर्ट जो है वो सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर को ये जो रिपोर्ट है वो मुरतब करके देना होगी। आपको बताएं कि तमाम यूनियन कौंसल्स और वार्ड लेवल पर कोऑर्डिनेटर्स 21 अक्टूबर से कबल सियासी सरगर्मियों की मॉनिटरिंग भी करेंगे और उनको उनकी तरवीज और तकवीयत के लिए भी किरदार अदा करेंगे। फ़िलहाल जो नाम हमारे सामने आए हैं वो तमाम जो 30 हल्के हैं उनमें PP 144 में खालिद महमूद नंबरदार को कोऑर्डिनेटर नामजद किया गया। इसी तरह से PP 140 में साबिक डिप्टी मेयर मुश्ताक मुगल, PP 146 में अजहर फारूकी को, PP 170 में चौधरी तनवीर निसार गुज्जर, जबकि PP 171 में राना अहमद सईद, PP 152 में चौधरी शहजाद नज़ीर संधू और इसी तरह से PP 173 में सैयद अली मकसूद गिलानी को कोऑर्डिनेटर नामजद किया गया है। ये तमाम तर सरगर्मियाँ जो होंगी ख़ास तौर पर 1 अक्टूबर के बाद जो है वो होने वाली सियासी सरगर्मियों की ना सिर्फ रिपोर्ट मुरतब करेंगे बल्कि 21 अक्टूबर तक पार्टी रहनुमाओं को, कारकुनान को मुतहरिक करने में ये कोऑर्डिनेटर्स अपना किरदार अदा करने के पाबंद होंगे। जी राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी आपको अपडेट करें, मुसाफिर गाड़ियां ताहाल ताखीर का शिकार। कराची से लाहौर आने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार। कराची से लाहौर आने वाली लग्जरी ट्रेन ग्रीन 1.5 घंटा लेट है, जबकि कराची से आने वाली तेजगाम एक्सप्रेस 2.5 घंटे ताखीर का शिकार हो गई है। कराची से लाहौर आने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 4.5 घंटे ताखीर का शिकार हो चुकी है, जबकि कराची एक्सप्रेस 1.5 घंटा लेट हो गई है। कराची से आने वाली शालीमार एक्सप्रेस 2.25 घंटे ताखीर का शिकार है, जबकि जाफर एक्सप्रेस भी 1 घंटा, फरीद एक्सप्रेस 2.5 घंटे ताखीर का शिकार है। कराची से लाहौर आने वाली कराक्रम एक्सप्रेस भी लेट है। कराक्रम एक्सप्रेस 4.5 घंटे ताखीर का शिकार हो चुकी है। मुसाफिर गाड़ियां ताहाल ताखीर का शिकार हैं। कराची से लाहौर आने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार हो गई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद मौजूद हैं। सईद, बताइएगा क्या वजूहात हैं, ट्रेनें क्यों लेट हो रही हैं? जी बिल्कुल, रेलवे ट्रेन सिस्टम के अंदर बोगियों की जो कमी है और इसके साथ रेलवे हकाम की जो नाक़िस अमली है कि रोज़ाना की बुनियाद पर भी ट्रेनें हैं वो ताखीर का शिकार हो रही हैं। आज भी कराची से लाहौर आने वाली जो खैबर मेल है वो 2 घंटे की ताखीर का शिकार है बताई जा रही है। VVIP ट्रेन ग्रीन लाइन जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे ताखीर का शिकार है। कराची से आने वाली तेजगाम एक्सप्रेस है वो 2.5 घंटे, जबकि कराची से लाहौर आने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो 4.5 घंटे ताखीर का शिकार है बताई जा रही है। रेलवे इंक्वायरी के मुताबिक कराची एक्सप्रेस है वो 1.5 घंटा, जबकि शालीमार एक्सप्रेस है वो 2.25 घंटे का शिकार रही, जबकि कोयटा से आने वाली जाफर एक्सप्रेस है वो 1 घंटा, फ्रीज एक्सप्रेस 2.5 घंटे, जबकि कराकरा एक्सप्रेस है वो 4.5 घंटे की तारीख का शिकार है वो बताई जा रही है। जी सईद, आपका बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए किसको क्या करना है और कौन कितने बंदे लाएगा? साबिक अरकान सूबाई असम्बली, साबिक चेयरमैन और काउंसलर्स की कारकर्दगी की रिपोर्ट मुरतब होगी। मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ की वतन वापसी पर कामयाब पावर शो के लिए लाहौर के हर सूबाई हलके में कोऑर्डिनेटर नामजद करने का भी फैसला। मजीद तैयारियों का अहवाल जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, मुस्लिम लीग नून लाहौर ने 21 अक्टूबर के लिए कामयाब पावर शो के हवाले से लाहौर शहर के तमाम 30 सूबाई हलकों में जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो नामजद कर दिए हैं। आपको बताएं कि कोऑर्डिनेटर्स करेंगे क्या। कोऑर्डिनेटर्स ना सिर्फ साबिक अरकाने सूबाई असम्बली बल्कि
साबिक यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उनको और वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स और तमाम जो दाड़ेबंदियाँ हैं उनको फाल करने के हवाले से किरदार अदा करेंगे। आपको बताएं कि इस हवाले से जामे रिपोर्ट जो है वो सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर को ये जो रिपोर्ट है वो मुरतब करके देना होगी। आपको बताएं कि तमाम यूनियन काउंसिल्स और वार्ड लेवल पर कोऑर्डिनेटर्स 21 अक्टूबर से कबल सियासी सरगर्मियों की मॉनिटरिंग भी करेंगे और उनकी तरवीज और तकवीत के लिए भी किरदार अदा करेंगे। फिलहाल जो नाम हमारे सामने आए हैं वो तमाम जो 30 हल्के हैं उनमें PP 144 में खालिद महमूद नंबरदार को कोऑर्डिनेटर नामजद किया गया। इसी तरह से PP 140 में साबिक डिप्टी मेयर मुश्ताक मुगल, PP 146 में अजहर फारूकी को, PP 170 में चौधरी तनवीर निसार गुज्जर, जबकि PP 171 में राना अहमद सईद, PP 152 में चौधरी शहजाद नज़ीर संधू और इसी तरह से PP 173 में सैयद अली मकसूद गिलानी को कोऑर्डिनेटर नामजद किया गया है। ये तमाम तर सरगर्मियाँ जो होंगी ख़ास तौर पर 1 अक्टूबर के बाद जो है वो होने वाली सियासी सरगर्मियों की ना सिर्फ रिपोर्ट मुरतब करेंगे बल्कि 21 अक्टूबर तक पार्टी रहनुमाओं को, कारकुनान को मुतहरिक करने में ये कोऑर्डिनेटर्स अपना किरदार अदा करने के पाबंद होंगे। जी राहुल दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन की 5वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, प्रोफेसर आफ्ताब मोहसिन, डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार की शिरकत, प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान भी वहाँ पर मौजूद थे। मज़ीद अहवाल जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन की 3 रोज़ा 5वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ अमराज के इलाज और इसके साथ साथ जो इलाज मुआलजे के और शोबा तिब में जो जदीद रुझानात हैं, जो रिसर्च है, उस पर जो है वो रोशनी डाली गई, उस पर मुकालजात पेश किए गए। अंदरून व बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में तिब्बी माहिरीन जो है वो इसमें शरीक हुए। इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो ख़ास तौर पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर भी बात की गई, इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर बात की गई और इसके ऊपर जो इसकी अहमियत जो है वो उजागर की गई। इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर अजीज़ुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका लेक्चर भी था इस पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मेडिसिन में अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो किस तरह जो है वो बेहतर जो है वो हम उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि एक किस्म की कंप्यूटर बेस्ड है। ये हर फील्ड में आ रही है, लेकिन मेडिसिन में इसका बेपनाह पोटेंशियल है। ये एक वक्त में कई बंदों के हिस्से का काम कर सकती है। ये इसमें यानी एक्सरेज को रीड करना हो, CT स्कैन को रीड करना हो, MRI को रीड करना हो, जो बायोप्सी के स्पेसिमेंस होते हैं उनको देखना होता है, आंखों का मुआयना करना हो, स्किन का मुआयना करना हो, तो कंप्यूटर जो है वो बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा लोगों का मुआयना कर सकता है, इसलिए कॉस्ट सेविंग हो सकती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें ह्यूमन कंपोनेंट नहीं है, इंसानी कंपोनेंट नहीं है। ये आप एक इंसान के साथ हमदर्दी नहीं कर सकती, उसका हाथ नहीं पकड़ सकती, उसके साथ जज्बाती लगाव नहीं रख सकती। इसलिए इंसान का रोल रहेगा, डॉक्टर का रोल रहेगा, लेकिन ये आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी एक एड के तौर पे इस्तेमाल होगी और इसका बेपनाह पोटेंशियल है। इसका बेपनाह पोटेंशियल है, ये बहुत ज़्यादा मुआवन हो सकती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इसका फ़ायदा भी हो सकता है। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कि बहुत ही एक मेजर बर्डन है हेल्थ के ऊपर, इस पर जो है वो कॉन्फ्रेंस में ख़ास तौर पे जो है वो फोकस किया गया। डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन की, और इसके साथ साथ वो डेंगी एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की भी जो है वो सेक्रेटरी हैं, उनसे बात करते हैं। उनका इस पर लेक्चर भी था। मैम, आप क्या समझती हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें जिस तरह बात की गई, मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स जो हैं वो जो यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट किए गए, तो इससे क्या बेहतरी जो है वो किस तरह हम ला सकते हैं और इसको किस तरह हम वबाई अमराज को और बाकी अमराज को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, जो वबाई अमराज हैं वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि दुनिया भर में लोगों को इफ़ेक्ट कर रही है। इसीलिए जो दुनिया की वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हम उनको अडॉप्ट करना चाहते हैं ताकि हम इन बीमारियों को बेहतर तौर पर काबू में ला सकें। इसके लिए हमारे पास सिंगापुर से और इंटरनेशनल जो डेलीगेट्स हैं वो श्रीलंका से भी आए हुए थे, कतर से, USA से और स्पेन से। तो उन्होंने डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ जो उधर प्रेवलेंट हैं और जो हमारे भी हैं, जिनमें डेंगी है, जिनमें कोविड है, जिसमें लिस्टीरिया है,
इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन कि ऐसा बुखार जिसकी तशखीस नहीं होती। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने आज डिस्कस किए। प्रोफेसर लियो यी सिन हमारे पास सिंगापुर से आई थी, वो अथॉरिटी हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ सेंटर ऑफ सिंगापुर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रही हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सिंगापुर में और WHO में सीनियर एडवाइज़र हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ की। तो उन्होंने हमें पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताया कि हम फायर फाइटिंग मोड में होते हैं कि कोविड आया उसकी तैयारी कर ली, डेंगू आया उसकी तैयारी कर ली, मलेरिया हमारा चल ही रहा है, कॉलरा के केसेस आए। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे हर वक्त प्रिपेयर्ड रहें कि अगर खुदा न खास्ता कोई नया एपिडेमिक आता है तो हम अपने सिस्टम्स को इन प्लेस करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। फिर कोविड-19 पे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो न्यूयॉर्क से, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से, हमारे अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉक्टर हैं डॉक्टर अदील अजवद भट्ट, उन्होंने हमें लेटेस्ट जो कोविड-19 के फिगर्स एंड फैक्ट्स हैं और वैक्सीनेशन का क्या है और क्या अद्वियात नई एंटीवायरल हैं उनके मुतालिक हमें अपडेट किया। फिर जो क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल्स होते हैं जिसकी बेसिस पे सारी गाइडलाइंस बनती हैं उनको कैसे एवेल्यूएट करें और उनसे कैसे हम नतीजे अखज़ करें कि हमने क्या इस्तेमाल करना है मेडिकल रिसर्च में, ट्रीटमेंट में, उस पर डॉक्टर खालिद सईद यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनेडा स्पेन से उन्होंने हमें अपडेट किया। और सेलोन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस जो कि श्रीलंका की फिजिशियंस की सबसे बड़ी बॉडी है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर उपुल दिसानायका, वो आए हुए थे जिन्होंने पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन के ऊपर हमें बताया कि क्या कॉमन, टीबी कितनी कॉमन है वहाँ, लिशमेनियासिस कितना कॉमन है, लिस्टीरिया कितना कॉमन है, डेंगू कितना कॉमन है और वो किस तरह इन केसेस को डायग्नोज और ट्रीट करते हैं। तो आई थिंक इट वाज वंडरफुल म्यूचुअल लर्निंग एक्सपीरियंस जब हम उनके नॉलेज से फ़ायदा उठा रहे थे और अपने एक्सपीरियंसेस उनसे शेयर कर रहे थे और बहुत ही प्रोडक्टिव मीटिंग थी। बहुत अच्छा फीडबैक है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम कंट्रीब्यूट कर सके हैं पाकिस्तानी मेडिकल नॉलेज के सिनेरियो में। बिल्कुल, बिलाशुबा ये कॉन्फ्रेंस जो है वो इस हवाले से बहुत ही यूनिक और इम्पॉर्टेंट थी कि इसमें न सिर्फ जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए जो माहिरीन हैं वो शरीक थे, बल्कि पाकिस्तान भर से भी तिबी माहिरीन ने तमाम तर शोबों का अहाता किया, मुख्तलिफ अमराज, वबाई अमराज की रोकथाम और उसके ऊपर जो जदीद रुझानात हैं वो जो है वो इस कॉन्फ्रेंस का मेन फोकस रहे। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।